हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, गुड। तो देखो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है हाई एंड लो टाइड्स। ग्रेविटेशन लेसन के 9th लेक्चर को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ट्रिकी सा कंसेप्ट आज हम पढ़ रहे हैं, हाई एंड लो टाइड्स। आप अगर कहीं सी शोर पे अगर गए होंगे, कहीं कोस्टल रीजन में अगर गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो वाटर लेवल है ओशियन में, सी में, वो क्या होती है, राइज एंड फॉल होते रहती है। कभी वाटर लेवल इंक्रीज हो जाती है, कभी वाटर लेवल डिक्रीज हो जाती है। तो इसके पीछे क्या रीजंस है कि ओशन का वाटर लेवल कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। इसके पीछे क्या रीजंस है, उन रीजंस को हम स्टडी करने वाले हैं। पर्टिकुलरली ये वाटर लेवल का इंक्रीज होना और वाटर लेवल का डिक्रीज होना, इसे ही क्या बोलते हैं, हाई एंड लो टाइड। जब क्या हो जाए, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाए ओशियन में, तो कहेंगे कि हाई टाइड चल रही है, और वाटर लेवल जब डिक्रीज हो जाए तो कहेंगे कि लो टाइड है। कंफ्यूज नहीं होना है कि आप अगर देखते हो कि ओशन में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है तो हाई टाइड है, और लहरों की हाइट जो है, टाइड्स की हाइट जो है वो कम है तो लो टाइड है, ऐसा इसका मीनिंग नहीं है। हाई एंड लो टाइड का जो रिलेशन है वो वाटर लेवल से है। अगर ओशन में वाटर की लेवल इंक्रीज हो जाती है तो हाई टाइड कहेंगे, वाटर की लेवल इंक्रीज होनी चाहिए। हाई टाइड में ऐसे हो सकता है कि टाइड्स की जो हाइट है, जो लहरें आती है, उनकी हाइट ऊंची हो सकती है या कम भी हो सकती है, मगर वाटर लेवल इंक्रीज होना मस्ट है, तभी कहेंगे हाई टाइड है। और लो टाइड है ऐसे कब कहेंगे, जब वाटर की लेवल डिक्रीज हो गई। तो स्टूडेंट्स, इसके पीछे का रीजन क्या है? हाई एंड लो टाइड के पीछे बहुत ही सिंपल रीजंस है। एक तो सबसे पहले क्या है, मून का अर्थ के ऊपर होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद जो अर्थ का रोटेशन है और रोटेशन के वजह से प्रोड्यूस होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझते हैं कि कैसे टाइड्स प्रोड्यूस होती है। अब आप इमेजिन करो कि जब अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड घूमती है, एट द सेम टाइम मून भी अर्थ के अराउंड क्या हो रहा है, घूम रहा है। जब अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, ओके, तभी मून भी क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड रोटेशन कर रहा है। जब अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड घूमती है, तब घूमते घूमते वो क्या करती है, खुद के अराउंड भी क्या होती है, स्पिन होती है। इसीलिए तो दिन और रात होते हैं, राइट। तो जब अर्थ क्या कर रही है, खुद के अराउंड जब घूम रही है, तब क्या होगा, अर्थ के वाटर के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, जब अर्थ घूमेगी तो क्या करेगी, सभी चीजों को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। मगर क्या करेगी, चीजें जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर जाने की कोशिश करेगी, तो इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अगर सेंट्रीपिटल ही फोर्स होता पूरा का पूरा, तो सभी चीजें क्या हो जाती है, ऐसे सिंक हो जाती है, ऐसे सिकुड़ जाती है सेंटर की ओर। मगर ऐसे है क्या, नहीं। जैसे वाटर को इमेजिन करो आप, वाटर पूरा का पूरा एक जगह ऐसे जमा हो गया है क्या, नहीं। वाटर क्या करता है, जब अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है तो वाटर क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, अवे फ्रॉम द सेंटर जाने की कोशिश करता है। तो सिंपल, आप इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल को हम कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक भरतनाट्यम या पर्टिकुलर जो डांस स्टाइल है, पर्टिकुलर कुछ डांस करने वाली एक वुमन है, और ऐसे हम कहेंगे कि ऐसे लॉन्ग ऐसे फ्रॉक जैसे उसने पहना हुआ है, और ऐसे कंसिडर करते हैं कि वो अर्थ है। अब वो क्या करने वाली है, खुद के अराउंड गोल राउंड घूमने वाली है, खुद के अराउंड स्पिन करने वाली है। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, जब वो पर्टिकुलर डांसर क्या करेगी, खुद के अराउंड क्या करेगी, रोटेट होगी, तब क्या होगा, वो पर्टिकुलर एक सर्कल, उसका फ्रॉक क्या करेगा, एयर में एक सर्कल फॉर्म करेगा। तो अब वो जो सर्कल फॉर्म हुआ है, वो मतलब उस सर्कल के सेंटर में वो लड़की है, वो पर्टिकुलर वुमन है, ओके। तो वो जो फ्रॉक का सरकमफ्रेंस बोलेंगे हम सर्कल का, वो कहां पे अट्रैक्टेड है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। मगर वो सेंटर ऑफ द सर्कल की ओर अट्रैक्टेड है, मगर वो सेंटर की ओर क्या हो गया है, ऐसे अटैच हो गया है क्या, नहीं। जब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, एट द सेम टाइम फ्रॉक के अंदर कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। जब वो पर्टिकुलर वुमन डांस नहीं कर रही है, जब रोटेट नहीं कर रही है, तब जो उसके क्लॉथ्स होंगे वो एक ही जगह पे होंगे, मगर जब रोटेट करने लगेगी
तो क्या होगा, एयर में सर्कल फॉर्म होगा उसके फ्रॉक की वजह से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है सेंटर की ओर, पर्टिकुलर उमंग की बॉडी सेंटर पे है, और फ्रॉक के अंदर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। अभी ऐसे ही इमेजिन करो कि जब अर्थ रोटेट करती है तब वाटर के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगा ही है, मगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगा हुआ है। मतलब वाटर क्या कर रहा है, ट्राइज टू गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये समझ में आ गया कि अर्थ के रोटेशन के वजह से क्या है, वाटर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वाटर के कहते हैं टाइडल फोर्स। कौन सा फोर्स, टाइडल फोर्स। मतलब क्या कि टाइड्स में, लहरों में उठने वाला जो फोर्स है उसे ही कहते हैं टाइडल फोर्स। तो सबसे पहले अर्थ खुद रिस्पॉन्सिबल है वाटर के लेवल को इंक्रीज करवाने के लिए, क्योंकि अर्थ जब घूमेगी तो जैसे वो फ्रॉक ऐसे अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा, वैसे ही वाटर ट्राइज टू गो अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से पहले ही वाटर क्या कर रहा है, राइज होने की, अवे जाने की कोशिश कर रहा है, लेवल इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रोल आता है वो आता है मून का। ओके, मून के वजह से ये टाइड्स क्या होती है, फॉर्म होती है। अब यहां पे सन के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, मगर देखो अभी मैंने कहा कि अर्थ के ओशियन वाटर में कौन सा फोर्स है, टाइडल फोर्स है, जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर लगा हुआ है। तो एक रिलेशन आप याद रखो स्टूडेंट्स कि जो टाइडल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के क्यूब को। टाइडल फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के क्यूब को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या कहेंगे हम कि इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए तो टाइड का फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब ये सोचो आप कि अर्थ को मून नजदीक है या सन नजदीक है। ऑब्वियसली अर्थ से मून ही क्लोजेस्ट है। ओके, और सन जो है बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे है। तो जो टाइडल फोर्स प्रोड्यूस होगा किसके वजह से, सन के वजह से और मून के वजह से। अब देखो सन भी क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अर्थ के ऊपर, मून भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अर्थ के ऊपर। ठीक है, अब जब ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं तो एट द सेम टाइम वाटर का जो टाइडल फोर्स है, वाटर का जो टाइडल फोर्स है जो अवे फ्रॉम द सेंटर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये फोर्स मैक्सिमम किसके वजह से होगा, सन के या मून के। तो सिंपली डिस्टेंस के क्यूब को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग ये है कि डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होने वाला है। तो सिंपली अर्थ से अगर हम अर्थ को कंसीडर करें, फिर उसके बाद मून को कंसीडर करें, और फिर सन को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि अर्थ से मून क्लोजेस्ट है और सन क्या है, लॉन्ग है। यहां पे डिस्टेंस कैसा है, कम, तो यहां पे जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा टाइड्स के ऊपर, और यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए टाइड्स का फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो सन और मून इन दोनों में से अर्थ के ऊपर टाइडल फोर्स को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसका ज्यादा फोर्स है, मून का। ओके, अगर हम सिर्फ बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की तो एक बात याद रखो, मून का अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है या सन का ज्यादा है। अगर ऐसे कहते हैं हम तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर ज्यादा है, मून का कम है। क्यों, क्योंकि सन का मास बहुत ह्यूज है, वो स्टार है, मून एक नॉर्मल सैटेलाइट है। मगर यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है क्या, नहीं, उस फोर्स की बात हो रही है कि अर्थ के रोटेट होने की वजह से जो वाटर है अवे फ्रॉम द सेंटर जाने की जो कोशिश कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसे, जिसे हमने टाइडल फोर्स नाम दिया है, उस फोर्स की बात हो रही है। तो टाइडल फोर्स डिस्टेंस के क्यूब को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे समझ में आ गया हमें कि डिस्टेंस अर्थ और मून का कम है तो फोर्स मून का ज्यादा होगा, और सन का टाइड के ऊपर फोर्स, अर्थ के वाटर के ऊपर फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो मेन रिस्पॉन्सिबल जो है वो मून है टाइड्स को फॉर्म करने के लिए। तो आओ देखते हैं कि कैसे मून क्या करता है, टाइड्स फॉर्म करने में हमें हेल्प करता है। तो देखो हम यहां पे कंसीडर करते हैं कि यहां पे ये अर्थ है, ये यहां पे अर्थ का सेंटर ऑफ मास, अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहां पे, उसके सेंटर में। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, द पॉइंट एट विच द मास ऑफ द सब्सटेंस शुड बी एक्यूमुलेटेड, जहां पे क्या हो, पूरा मास क्या है, एक्यूमुलेट है, कॉन्सेंट्रेट है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहां पे, सेंटर में। अब कंसीडर करते हैं कि ये एक ए पॉइंट है,
इसे हम बी पॉइंट कंसिडर करते हैं, यहाँ पे ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ये अलग अलग रीजन है। अब ऐसे कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे क्या है, मून है, ये मून है यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो पहले क्लियर हो गया कि टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मून, ठीक है। अब जब मून क्या होगा, यहाँ पे देखो ये मतलब इसके सामने होगा, ए प्लेस के सामने होगा, तो ये मून क्या करेगा, यहाँ के वाटर को खुद के ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ के एटमॉस्फेयर एयर को भी अट्रैक्ट करता है, मगर एयर को हम देख नहीं पाते, मगर वाटर के इंक्रीज और डिक्रीज होने वाले वाटर लेवल को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मून ने कितने पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाया है, ए पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे ये सेंटर जो है इसके ऊपर फोर्स है, और ये बी पॉइंट के ऊपर भी फोर्स है। मगर देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे इसे मैं D1, इसे मैं D2 और इस पॉइंट के लिए D3 नाम देता हूं। तो क्या है, जो D1 है ये सबसे लेस है, इससे बड़ा डिस्टेंस D2 है और इससे बड़ा डिस्टेंस D3 है। तो यहाँ पे देखो फोर्स कैसा होगा, फिर यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे फोर्स कम हो जाएगा और बी पॉइंट पे फोर्स और भी कम होने वाला है। तो मून का जो फोर्स है ए पॉइंट के ऊपर ज्यादा है, यहाँ पे सेंटर के ऊपर कम है इसके कंपैरिजन में, और बी के ऊपर बहुत ही कम है, ठीक है। अब क्या होता है, जो वाटर डायरेक्टली अंडर है मून के, वो वाटर क्या होता है, टुवर्ड्स द मून जाने की कोशिश करता है, मगर सीधे ऐसे ऊपर नहीं उठेगा वाटर। जो यहां का वाटर है सी पॉइंट का, वो वाटर क्या होगा, इधर अट्रैक्ट होगा। देखो यहां से मतलब यहां अट्रैक्शन इधर है, इस पॉइंट का अट्रैक्शन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इस पॉइंट का अट्रैक्शन इधर, इस पॉइंट का अट्रैक्शन इधर। मतलब क्या है, यहाँ का वाटर यहाँ पे स्पिल्ड हो रहा है फोर्स की वजह से, यहाँ का भी वाटर इधर ऊपर क्या हो रहा है, स्पिल्ड हो रहा है। मतलब सी से वाटर कहाँ पे आ रहा है, ए को, डी से भी क्या हो रहा है, ए को आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगी, वाटर की लेवल इंक्रीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हाई टाइड है। मगर क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर की लेवल है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ए के ऊपर हाई टाइड आ गई, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ओके। मगर यहाँ पे बी पे भी सेम टाइम यहाँ पे भी हाई टाइड होती है, यहाँ पे भी वाटर की लेवल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे क्यों, यहाँ का तो समझ में आता है कि मून डायरेक्टली इसके सामने, यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, इसलिए वाटर की लेवल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये वाटर भी इधर अट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हाई टाइड आ रही है। मगर इस बी पॉइंट को अपोजिट साइड को क्यों हाई टाइड आएगी, इसके पॉसिबल रीजंस ये है कि जो सेंटर है ना, ये सेंटर ज्यादा किसकी ओर अट्रैक्टेड है, इधर मून की ओर। तो हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि ये इस प्लेस से नॉर्मल क्या हो जाए, यहां पे मूव कर जाए, ओके। नॉर्मल सेंटर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि वो मून की ओर क्या है, अट्रैक्टेड है। अब ये सेंटर उधर जाने की वजह से, नॉर्मल शिफ्ट होने की वजह से जो फोर्स होगा बी के ऊपर अर्थ के सेंटर का, वो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अर्थ के सेंटर का फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब अर्थ के सेंटर का फोर्स अगर डिक्रीज होगा किसके ऊपर, यहां बी के ऊपर, तो ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, यहां पे इंक्रीज हुए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यहां पे इंक्रीज हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पे इसके ऊपर फोर्स कम हो रहा है। मगर अगर हम पूरा कैलकुलेशन करें तो फाइनल रिजल्ट यही मिलेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्योंकि जब ये मून यहां पे नहीं था तो बस सेंटर ने क्या किया हुआ था, सभी पॉइंट्स को अट्रैक्ट करके रखा हुआ था, और सभी पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं, ओके। मगर अब जब मून यहां पे आया तो यहां जितना फोर्स था वो फोर्स में और फोर्स ऐड हो गया मून के वजह से। यहां पे ज्यादा फोर्स है, यहां पे नॉर्मल जितना था उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, और यहां पे नॉर्मल जितना था वो और थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब ये सेंटर का फोर्स तो कम हो रहा है, मगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून का है वो बढ़ रहा है, ओके। सेंटर का फोर्स यहाँ पे कम हो गया, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून का इन पॉइंट्स के ऊपर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इसके वजह से क्या होगा, अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होगा, फाइनल टोटल ऐड मतलब ऐड करे, सब्सट्रैक्ट करे, सब कैलकुलेशन करे, तो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स था उससे ज्यादा ही हो गया ना। क्योंकि जब मून नहीं था तो सबके ऊपर बस सेंटर का फोर्स था, मगर अब मून आ गया तो सेंटर के अलावा भी क्या है, ये मून का फोर्स इनके ऊपर लगा है। अब यहाँ पे सेंटर का फोर्स इसके ऊपर नॉर्मल कम हो गया है, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स मून का क्या हो गया, बढ़ गया है। मगर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने के वजह से यहाँ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो अवे फ्रॉम द सेंटर जाने को ट्राई कर रहा है, वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी वाटर लेवल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज होने का सिंपल सा रीजन है
कि मून डायरेक्टली इसके सामने है, ये मून क्या कर रहा है, वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करने की वजह से वाटर लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो गई, यहाँ पे क्या आ गई, हाई टाइड आ गई। ओके, यहाँ का समझ में आता है। मगर इस पॉइंट पे क्यों हाई टाइड आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून का वहां पे भी लगा है, इस पॉइंट से कम है मगर लगा हुआ है। तो इंक्रीज हुए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहां का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पे भी है, यहां पे भी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अवे। यहां पे भी ये सेंटर अट्रैक्ट कर रहा है, यहां पे भी क्या कहेंगे हम, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो दोनों जगह क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया, उससे आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहां अवे फ्रॉम द सेंटर है। अब जब यहां ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहा है तो ये और ज्यादा उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, तो यहां पे हाई टाइड आ रही है। ओके, मगर यहां पे भी हाई टाइड क्यों आ रही है, कि इंक्रीज हुए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इधर वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, टाइडल फोर्स है, वो भी बढ़ जाएगा और अर्थ के सेंटर का भी नॉर्मल यहां से यहां क्या कहेंगे हम, नॉर्मल शिफ्टिंग हुआ है। तो इस वजह से भी वाटर क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे वाटर सी और डी से इधर स्पिल्ड हो रहा है, तो रिमेनिंग वाटर क्या होगा, इस साइड पे भी क्या होगा, स्पिल्ड होगा। तो एट अ टाइम क्या है, दो जगह पर क्या आई हुई है, हाई टाइड है। और मून ने जिन दो प्लेसेस के साथ, देखो यहां पे सी और डी जो दो प्लेस है, इसके साथ मून ने कौन सा एंगल फॉर्म किया है, ये सी और ये जो डी प्लेस है। अब अगर हम यहां पे इनको स्ट्रेट लाइन से अगर क्या करें, ज्वाइन करें, ये मून की लाइन है, तो सी के साथ कौन सा एंगल बना है, 90 डिग्री। डी के साथ भी कौन सा एंगल बना है, 90 डिग्री। तो मून का जिन पॉइंट्स के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, वहां पे क्या होगी, लो टाइड्स होगी। तो सिंपल यहां पे अगर वाटर लेवल इंक्रीज हो रही है फोर्स से, वाटर आधा इधर आ रहा है, आधा इधर जा रहा है, तो यहां दो पॉइंट्स पे, ए और बी पॉइंट्स पे क्या है, हाई टाइड है, तो सी और डी पॉइंट पे क्या है, लो टाइड है। तो क्या होगा, जब ये मून ट्रैवल करके यहां सी के ऊपर आ जाएगा, तो सी और डी पे क्या होगी, हाई टाइड, और इन दो पॉइंट्स पे क्या होगी, लो टाइड होगी। तो सिंपल वे में ये है हाई और लो टाइड का एक्सप्लेनेशन। बहुत ही सिंपल है, बहुत इसका वेटेज आपके एग्जाम के लिए नहीं है, मगर समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे नेचर में होने वाली क्या है, एक टाइप की हम कहेंगे कि एक्शन है, जो हमेशा होते रहते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। ठीक है, यहां पे भी हाई टाइड में क्या होती है, दो टाइप होती है, जिसे हम स्प्रिंग टाइड और निप टाइड भी बोलते हैं। जब क्या होगा कि जब यहां पे मून है और सन एग्जैक्टली यहां पे है, सन एग्जैक्टली यहां पे है सन, ठीक है, जब सन एग्जैक्टली यहां अर्थ के पीछे होगा, तो क्या होगा, ये अर्थ मून भी उसको क्या कर रहा है, वाटर को उधर अट्रैक्ट कर रहा है, सन भी इस साइड में अट्रैक्शन कर रहा है, तो टाइड्स जो होगी वो हाई होगी, और मतलब लेवल जो होगा वो ज्यादा बढ़ेगा वाटर का। ठीक है, या फिर ऐसे कहे हम कि ये मून घूमते घूमते क्या हो जाए, इस साइड में आ जाए, मतलब सन, मून और अर्थ एक लाइन में है, ये कंडीशन हो जाए, तो यहां पे भी क्या होता है, जो फोर्स है वो इस साइड पे और ज्यादा बढ़ता है। तो इस साइड पे फोर्स ज्यादा बढ़ने की वजह से पॉइंट ज्यादा शिफ्ट होगा, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, तो यहां पे भी हाई टाइड आती है। मतलब जब अर्थ, मून, सन, या फिर अर्थ, यहां पे सन होगा, यहां पे अर्थ होगी, यहां पे मून, मतलब सीरीज कैसे है ध्यान में रखो, क्या होता है, यहां पे सन है, फिर आ सकता है मून, और फिर आ सकती है अर्थ। ये एक कंडीशन पॉसिबल है, और ये एक कंडीशन पॉसिबल है, सन, अर्थ और मून, ये दो कंडीशन पॉसिबल है। इन दोनों कंडीशन में ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, तो यहां पे जो टाइड्स प्रोड्यूस होगी बहुत हाई होगी। इन टाइड्स को कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। कौन सी टाइड्स कहते हैं, स्प्रिंग टाइड। और अगर क्या हो जाए कि जो एंगल है सन का और मून का, वो 90 डिग्री का अगर रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्या है, मून है, और सन कहां पे आ जाता है, फॉर एग्जांपल सन यहां पे है, तो सन का और मून का जब 90 डिग्री फिर इस पोजीशन पे हो, या इस पोजीशन से, जैसे सन यहाँ पे है, मून यहाँ पे है, ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो कहीं पे भी अगर सन का और मून का 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो, तो जो टाइड्स प्रोड्यूस होगी वो बहुत हाई नहीं होगी, हाई होगी मगर ज्यादा नहीं, क्योंकि फोर्स मून का नॉर्मल कम हो जाता है सन की वजह से। तो ऐसे लो, मतलब कम उठने वाली हाई टाइड्स को बोलते हैं निप टाइड। ओके, तो जब सन, मून और अर्थ ये एक लाइन में होते हैं, तो टाइड्स का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई, तो इसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड। और दूसरी वाली हाई टाइड को निप टाइड कब कहेंगे, जब मून, सन और अर्थ में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है,
90 डिग्री का मून और सन में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है तब उसे कहेंगे, उस वहां पे भी हाई टाइड होगी मगर वो थोड़ी सी कम होगी तो उसे कहेंगे हम नीप टाइड। तो जहां जिस पॉइंट पे हाई टाइड होती है एग्जैक्टली उसके अपोजिट पॉइंट पे भी हाई टाइड होती है और रिमेनिंग 2 पॉइंट्स के ऊपर क्या होती है, ऊपर नीचे लो टाइड्स होती है। जब मून उधर आएगा तो इन 2 पॉइंट्स पे हाई टाइड होगी, इस साइड पे क्या होगी, लो टाइड होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद आपके बुक में पेज नंबर 7 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल है, आप खुद इनके आंसर भी दे सकते हो, मगर यहाँ पे हमने नोट्स में भी सेंड किया है और एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो पेज नंबर 7 के ऊपर जो वहां पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स का पॉइंट दिया है वहां पे कुछ क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल एक स्टोन है जिसे हम वर्टिकली क्या करते हैं, अपवर्ड थ्रो करते हैं। अपवर्ड थ्रो करने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी, ये पहला क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है, कांस्टेंट नहीं रहेगी। ओके, क्योंकि जब ये पहले भी हम एग्जांपल्स में देख चुके हैं, हमने इसके ऊपर सम सॉल्व कर चुके हैं हम कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं तो स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी डिक्रीज 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 और फाइनली 0 होके फिर ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है, ये हमने देखा है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ विल इट चेंज। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डजंट स्टोन मूव अप ऑल द टाइम। स्टोन हमेशा ऊपर 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 ही क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज अर्थ ट्राइज टू पुल दैट ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सेंटर। हमने हमारे मस्कुलर फोर्स से ऊपर थ्रो किया मगर अर्थ क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड पुल कर रही है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी एक पॉइंट को जाने के बाद और वो नीचे गिर जाएगा। तो कंटिन्यूअसली ऊपर क्यों नहीं जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट में क्या दिया है, व्हाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट। तो उसके 2 रीजन है। सबसे पहले के सर्टेन हाइट के ऊपर जाके ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिर जाएगा, क्योंकि सर्टेन हाइट के ऊपर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है। वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि जब मूव कर रहा है तो वेलोसिटी है स्टार्टिंग में, फिर वो कम 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 होते जाते हैं, 0 हो जाती है, बाद में ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है। और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है। पहला रीजन है कि वेलोसिटी 0 और सेकेंड रीजन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स। फिफ्थ क्वेश्चन वहां पे है, व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन। मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड है, जैसे एक बॉल है, वो पहले ऐसे फेंका मैंने तो कम हाइट जाएगा, मगर ऐसे जोर से फेंका तो ज्यादा हाइट जाएगा। मतलब क्या, अगर मैं फोर्स कम लगाता हूं तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कम होती है तो हाइट कम जाती है। जब मैं फोर्स ज्यादा लगाता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होती है और हाइट भी क्या होती है, ज्यादा जाती है। मतलब क्या कि जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो तो हाइट भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। इसका फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, S इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट रीच बाय एन ऑब्जेक्ट, S इज इक्वल टू या हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये फॉर्मूला है, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, उसके बाद यूज योर ब्रेन पावर में क्वेश्चन पूछा है, जो डाउनवर्ड जो एग्जांपल सॉल्व किए हैं ना वहां पे पेज नंबर 7 के ऊपर, वहां पे नीचे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ then apple also attract the earth towards itself by the same force। यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए मैंने नोट्स में उसको रेड मार्क किया है। देखो कि अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ एप्पल को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा सेम फोर्स से। सेम फोर्स का मीनिंग है कि सेम ग्रेविटेशनल फोर्स से। अर्थ कौन सा फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल। एप्पल भी कौन सा फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल। ओके, यहां पे फोर्स सेम है, नेचर सेम है, ग्रेविटेशनल अमाउंट सेम है क्या, नहीं, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और एप्पल का कम है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगाएगी और एप्पल कम लगाएगा। तो यह अमाउंट की बात नहीं हो रही है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वहां पे बस फोर्स के नेचर की बात हो रही है। तो फोर्स का नेचर कैसे है, वहां पे दोनों का सेम है। अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, एप्पल भी, मगर एप्पल अर्थ की ओर आ रहा है, अर्थ एप्पल की ओर जा रही है क्या, नहीं। ऐसे क्यों, दोनों ने तो फोर्स एक दूसरे के ऊपर सेम नेचर वाला लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स, मगर हमें पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि एप्पल बहुत ही स्मॉल थिंग है और अर्थ बहुत ह्यूज है, मास ज्यादा है, इसलिए फोर्स ज्यादा है, इसलिए एप्पल अर्थ की ओर मूव करेगा, अर्थ एप्पल की ओर नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलाइक द फॉलिंग एप्पल व्हाई द मून एंड मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ। अगर एप्पल फॉल हो सकता है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है इसलिए,
तो सैटेलाइट है जो आर्टिफिशियल हमने लॉन्च किए हैं या फिर मून है, वो मून और सैटेलाइट अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिरते? क्योंकि उनको ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब क्या? वो अर्थ के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं। उनके पास ऑर्बिट की वेलोसिटी है, इसलिए वो नीचे नहीं गिरेंगे। अगर हम एप्पल को एक पर्टिकुलर हाइट पर लेके जाते हैं और वहां से उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी देते हैं तो एप्पल भी क्या हो जाएगा? अर्थ के अराउंड घूमने लग जाएगा। मिनिमम हाइट जो है 180 किलोमीटर लेकर जाना होता है ऑब्जेक्ट को। अगर ऑब्जेक्ट को 180 किलोमीटर, जैसे इमेजिन करो आप कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को इतना ऊपर ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, इतना ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे गिर जाएगा, इतना ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे गिर जाएगा, मगर इतना ऊपर लेकर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? रिवॉल्व करने लग जाएगा अर्थ के अराउंड। तो मिनिमम हाइट कितनी लेकर जाना है? 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर से ज्यादा ही लेकर जाना पड़ता है, तब ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड क्या हो सकता है? घूम सकता है। तो हम एप्पल या किसी भी चीज को 180 किलोमीटर या उससे ज्यादा हाइट पर लेकर जाते हैं तो वो अर्थ के ऊपर गिरता नहीं, अर्थ के अराउंड घूमने लगता है। तो ये घूम रहे हैं, इसलिए ये ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इसलिए इनके पास कौन सी वेलोसिटी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो मून है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के ऊपर नहीं गिरेंगे, एप्पल गिर जाएगा, क्योंकि एप्पल के पास ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 7 तक, स्टार्टिंग से तो पेज नंबर 7 तक पूरा का पूरा वर्ड बाय वर्ड पूरा क्लियर हो गया है। ओके, आप इसके ऊपर जो भी डाउट है कमेंट कर सकते हो या मुझसे वे व्हाट्सएप पे वगैरह भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो यह पेज नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया हमारा। रीडिंग कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेक्चर नंबर 10 आएगा जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अप टू देन, बाय बाय।